आप जो है जमीन को खरीदें, आप जो है दुकान को खरीदें, आप किसी प्रकार का अपार्टमेंट में जो है यहाँ पर फ्लैट को खरीदें, तो आप जो भी खरीदते हैं ना, आप दुकान खरीदे, आप जमीन खरीदे, आप फ्लैट खरीदे, या किसी का आपने मकान ही खरीद लिया, ठीक है, तो आप ये जितने भी संपत्ति खरीदते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उस संपत्ति का रजिस्ट्री, है ना, और उसके बाद एक कागजात आपको मिलता है उसका। लेकिन जो भी आप खरीदेंगे ना, उस कागजात का आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, जिसको दाखिल खारिज भी बोलते हैं। आप अगर ये नहीं कराते हैं ना इस कागजात का, तो सरकार का जो दस्तावेज है, जो निबंधन कार्यालय का दस्तावेज है, वहां पर तो आपका सारा कुछ मेंशन होगा, लेकिन जो सरकार का दस्तावेज है ना, उसमें उसी व्यक्ति का नाम, हमेशा उसी व्यक्ति से सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाएगा जो उसका विक्रेता है। लेकिन आज आपने खरीद लिया तो अब तो टैक्स आपको देना चाहिए सरकार को, इसलिए कि अब आपका मालिकाना हक है। तो जब भी ये सब कुछ खरीदें तो संपत्ति का रजिस्ट्री करा के सिर्फ दस्तावेज घर में नहीं रखें। जमीन हो, दुकान हो, फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, आप उसका म्यूटेशन जरूर करा लें, आप उसका दाखिल खारिज जरूर करा लें, कि उसके बाद ही आप उस संपत्ति का 100% जो है मालिकाना हक आपको मिलता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, दाखिल खारिज नहीं कराए तो क्या मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको अगर मान लेते हैं आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो गया, फिर भी आप संपत्ति के मालिक रहेंगे, लेकिन आपको फिर उसके लिए कोर्ट जाना होगा। इसलिए कि हो सकता है कि आपकी संपत्ति अब जो है दूसरे को बेच दिया गया, दूसरा उसका म्यूटेशन करा लिया, और बेचा कौन? जो पहले संपत्ति का मालिक था। क्यों? कि सरकार के दस्तावेज में उसी का नाम दर्ज था, उसके पास बेचने का पूरा पूरा राइट था। तो ये सभी होते हैं। अगर मान लेते हैं आप धीरे धीरे पोर्टल लेकिन फिर एडवांस होते जा रहा है कि ये भी देखा जाता है कि अभी इसका जो है रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ। नए सिरे में इतना आसान नहीं रह गया, लेकिन पहले के अगर पुराने दस्तावेज हैं, माने हर राज्य का अपना एक पोर्टल है, और अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे काफी इस पे जो है काम किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी सारा प्रोसेस जो है एक तरह से लूज है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आखिर क्या हो सकता है, कितना सुधार उसमें किया जा सकता है। सवाल है कि जमीन 32 ईयर से मेरे पास है, मालिक मेरे चाचा के नाम पर रेंट में जो है यानी दिया था, लेकिन उसमें हम जो है बिजनेस ऑफिस खोल के रखे हैं 32 ईयर से, तो जमीन कैसे लें अपने नाम पर? देखें, सीधी सी बात है कि जमीन आपने 32 साल से अगर आपके पास है, अब यहां पर जो भी है कि मकान मालिक जो है, अब वो चाचा के नाम हो जो भी हो, फिलहाल वर्तमान में आपके पास एक यही अधिकार है। हाँ, अगर आपने रेंट पे लिया था, संपत्ति के मालिक अगर इस बात को प्रूव करेंगे तो आपका वहां पर कोई राइट नहीं बनेगा, इसलिए कि संपत्ति के मालिक, हाँ, संपत्ति मालिक को अगर आप अभी तक रेंट भी पे अगर करते आ रहे हैं, आपने रेंट दिया है और इस बात को वो प्रूव करेंगे, आप मान लेते पैसे दिए हैं, कभी हो सकता है अकाउंट ट्रांसफर किए होंगे, कभी हो सकता है अकाउंट ट्रांसफर किए होंगे, तब उस पे आप 32 साल के अगर 100 साल भी रहेंगे तो किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। अधिकार कब होगा? जब आप वो संपत्ति को 12 साल कब्जे में रखे, ना तो संपत्ति का मालिक आप पर किसी प्रकार का केस किया, ना तो संपत्ति मालिक संपत्ति को ढूंढने आया, तो इस पर एक अधिकार की बात कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा। बस आपको एक राइट है, आप एडवर्स पोजीशन का दावा करके कोर्ट में मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरी जमीन है जिसमें एक बंदे को रहने के लिए दिया गया था, उसकी जमीन के बदले पर जिसका पंचायतनामा हुआ था, लेकिन अब वह मेरी जमीन को अपना बनाना चाहता, जबरदस्ती वह नहीं मान रहा है,
मुझे जमीन बेच दिया है उसने, तो हाँ, मुझे जो जमीन दिया था वह जमीन बेच दिया है उसने, तो हम कैसे, मैं क्या करूं सर, हम फंस चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखें अगर यहाँ पर कोई भी आपने व्यक्ति को रहने के लिए ही दिया है तो अब आप विलंब कैसा, आपके पास वो गवाह तो तैयार कर लीजिए सबसे पहले कि वो आपको जो भी आप जमीन हुआ बदलैन किया गया और वो अपने हिस्से को बेच दिए हैं। और रही बात, ऐसा नहीं कि वो घर बना के रह रहे हैं और जमीन आपकी है तो वो रह लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप समय रहते इस पे एक्शन लीजिए, और अगर पंचायत है तो पंचायत का जो भी फैसला होता है उसका भी मान्यता होता है कोर्ट में। आखिर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत जब होता है तो आखिर किस प्रकार फैसला दिया गया, तो वो फैसला भी मैंने रखता है, वो भी दस्तावेज आप सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए आप उसके ऊपर केस फाइल करें, अपना संपत्ति यानी टाइटल सूट का दावा करें, और वहां पर जो है उस व्यक्ति को भी जवाब में देना पड़ेगा कि किस आधार पे वो संपत्ति पे घर बनाया, क्यों संपत्ति वो कब्जा किए हुए है, क्या रीजन है। सवाल है सर, रैयती जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस जमीन का बंटवारा कर लिया है और अपने जमाबंदी पर खाता खेसरा संख्या भी चढ़ा लिए हैं, जबकि रैयत के नाम से जमींदारी रिटर्न भी प्राप्त हुआ। देखें, अगर जमीन रैयती है और उस पे मान लेते हैं कोई कब्जा कर लिया है और बंटवारा भी कर लिया है, जब सबसे बड़ी बात है जमाबंदी पर खाता खेसरा संख्या भी चढ़ा लिए, ठीक है, और रैयती के नाम से जमाबंदी, आपकी जमीन है, आपके पास उसका खतियान होगा या जो भी दस्तावेज होगा। अब वो जो यहाँ पर अब उसके पास ये जमाबंदी का जो कागज बना लिया फर्जी, तो अब वो किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकता है। अब जो है वो अगर ये चाहे कि हम एडवर्स पोजीशन का दावा पेश करें, कब्जा कानून का दावा पेश करें, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कि अब जो है वो व्यक्ति जो है किया है फर्जीवाड़ा, है ना। तो आपकी संपत्ति, आप केस फाइल करें उसके ऊपर सिविल कोर्ट में और आप जरूर जीतेंगे, इसलिए कि अब वो जमाबंदी कायम किया तो किस आधार पे, उसके बाप दादा की संपत्ति होगी या वो उसको किसी प्रकार से रजिस्ट्री मिला, तभी तो किसी प्रकार का दान पत्र मिला, किसी प्रकार का वसीयत मिला, तभी तो वो अपने नाम से जमाबंदी करवा सकता है। तो उसको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, अगर वो आसानी से टूट जाएगा और संपत्ति का पूरा मालिकाना हक आपको प्राप्त होगा। सवाल है सर, 1975 में हमारे ग्रैंडफादर ने लैंड का पोजीशन 10 रुपये का जो है रेवेन्यू टिकट लगाकर यहाँ पर सादे पेपर पर सेल एग्रीमेंट के साथ रिटर्न दे दिया है। उस टाइम 1975 में उस पार्टी के साथ सेल एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए। सेल एग्रीमेंट रजिस्टर किया है, अभी उनके पास पोजीशन है सर, जो है क्या वो पेपर हाई कोर्ट में वैलिड रहेगा? प्लीज जो है आंसर मी सर। तो देखें, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी प्रकार का सेल एग्रीमेंट बनवाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, दस्तावेज में, तो उसको सिर्फ जो है एग्रीमेंट बना के वो आप संपत्ति का मालिक तो नहीं बन सकते। आपने एग्रीमेंट को फुलफिल किया तो आपने एग्रीमेंट को फुलफिल किया तो आप दावा पेश कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहा है। आपको पता है कि एग्रीमेंट का अगर टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं सारा प्रोसेस के साथ, तो आप दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में। अगर वो रजिस्ट्री नहीं करता है ना, कोर्ट के द्वारा उसको एक डेट जो है दिया जाता है कि आप जाके उस डेट पे रजिस्ट्री करें। अगर वो फिर भी नहीं करता है तो पूरा मालिकाना हक का आपको जो है पावर दे दिया जाता है। तो लेकिन ऐसा है, टर्म एंड कंडीशन जो है फुलफिल नहीं किया और फिर भी जमीन को रखे हुए है, तो उस तरह का दस्तावेज जो है सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है, लेकिन उसका किसी प्रकार का जो है मान्यता नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट के तौर पे मान्यता होगा। और उसके बाद अगर वो सारे कंडीशन को भी प्रूव करने में सक्षम होता है तो बिल्कुल उसका मान्यता होगा एग्रीमेंट का। सवाल है कि पिता की खरीदी गई जमीन एक लौता बेटा सेल किया,
अब जो है बाप साथी जमीन को, पिता का अगर खरीदा संपत्ति है तो जो बाप सेल करेगा ना वही मान्य होगा। ठीक है, यानी जो है 7 साल बाद फिर से जो है यहाँ पर बाप जो है वो 7 साल बाद क्या 20 साल बाद जो है वो संपत्ति को बेच सकता है। और अगर बेटे से कोई संपत्ति इकलौता हो उससे मतलब नहीं है, पिता ने वो संपत्ति को खरीदा था और इसीलिए उस इकलौते बेटे को भी उसको बेचने का अधिकार नहीं है हमारे कानून में, है ना। अगर जो खरीदे हैं वो बेवकूफ बन गए, पिता जो बेचेंगे वही मान्य होगा। बेटा के द्वारा किया गया रजिस्ट्री का कोई मान्यता कोर्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा के साथ अब उनकी लड़ाई अलग है, जो वो संपत्ति को खरीदे हैं वो तो वहां पे बेवकूफ बन गए। तो पिता ने जब जमीन अपने नाम पर खरीदी, उनका अपना अर्जित संपत्ति है तो उस पे इकलौता क्यों संपत्ति है तो उस पे इकलौता क्यों ना हो, किसी बेटे का अधिकार पिता के जीवित रहते नहीं हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें